तो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 202। सेक्शन 202 जिसका नाम है कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द ऑफिस। कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। कहीं ना कहीं जब ये सेक्शन कर रहे हो ना तो सेक्शन 191 को भी ध्यान में रखना, क्योंकि वहां पे भी कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस हुआ था। सेक्शन 191 में जो कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस था वो किसके लिए था? सभी डायरेक्टर्स के लिए था, सभी डायरेक्टर्स के लिए। तो उसमें मैनेजरियल पर्सन भी आते हैं, आंसर इज यस। बट सेक्शन 202 में जो कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस है वो केवल मैनेजरियल पर्सन के लिए है, यानी कि एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर के लिए। तो यानी कि एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर 191 में भी कवर्ड है, यहाँ पे भी कवर्ड है, आंसर इज यस। तो सिर्फ कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? ये बात वहीं लिखी हुई है। 191 में जब कहा था, उन्होंने कहा था कि 191 में अगर आप कंपनसेशन पे कर रहे हो तो 202 से ज्यादा मत पे करना। तो यानी कि लिंकेज वहीं पे 191 वालों ने बिठा दिया था कि 202 से ज्यादा कंपनसेशन, जो 202 में निकलेगी उससे ज्यादा कंपनसेशन पे मत करना। याद है? अब सेक्शन 202 कहता है, सेक्शन 202 कहता है द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर आर एज अंडर। ओके, ये पहले कहता है कि कंपनी में मेक पेमेंट टू द एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय द वे ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। यानी कि इस सेक्शन में इन तीनों के अलावा किसी भी और डायरेक्टर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस, केवल इन तीनों को मिलेगी। केवल इन तीनों को कंपनसेशन मिलेगी फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। दूसरी बात, नो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। नो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। जी, कुछ केसेस में कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी फॉर द कंपनसेशन, कुछ केसेस में कोई पेमेंट नहीं मिलेगी फॉर द कंपनसेशन, कुछ केसेस में मतलब वैसे मिलेगी मगर कुछ केसेस में नहीं मिलेगी। कब कब नहीं मिलेगी? पहला, वेयर द डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। वाह, बड़ी सीधी सी बात है, अगर डायरेक्टर खुद रिजाइन कर गया तो आपको लगता है कि उसे कंपनसेशन मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, बंदा खुद करके रिजाइन करके चला गया तो कंपनसेशन किस बात की? कोई कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए। ओके, रिजाइन किया है, वेयर द पर्सन रिजाइन एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन विद एनी बॉडी कॉर्पोरेट and is appointed as a MD or a whole-time director or a manager or other officer of the reconstituted company. B, where the director resigned from his office. A और B में फर्क क्या है? देखो जी, B में A में भी रिजाइन हुआ, B में भी रिजाइन हुआ है, बट A में वो जब कहता है रिजाइन हुआ तो अमलगमेटेड कंपनी में रिजाइन हुआ, मतलब एक कंपनी जो अमलगमेट हो गई वहां से रिजाइन हुआ, और क्योंकि आप नई वाली कंपनी में बन रहे थे, आप डायरेक्टर बन रहे थे, मैनेजर बन रहे थे, या एमडी बन रहे थे, या कोई और ऑफिसर बन रहे थे। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड में मर्ज हो रही है तो बी लिमिटेड से आपने रिजाइन किया और ए लिमिटेड में, क्योंकि आप ऑफिसर बन रहे थे। क्लियर हो गई बात? बढ़ सकते हैं? तो यानी कि दोबारा देख लीजिएगा, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, दोनों में अमलगमेशन हुआ। अपॉन सच अमलगमेशन, राजन जो था एमडी था, कंपनी ए था, राजन एमडी था, किसका? कंपनी ए था। अपॉन सच अमलगमेशन राजन जॉइंड कंपनी बी एज एमडी, सीईओ, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। तो राजन ने क्या ज्वाइन कर लिया? कंपनी बी को ज्वाइन कर लिया एज एमडी, सीईओ, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। क्या आप कंपनसेशन मिलेगी? कंपनसेशन किस बात की बेटा? तेरी जॉब अभी चल रही है, तेरी जॉब तो चल रही है, तो फिर कंपनसेशन किस बात की? कोई कंपनसेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो और क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। Where the office of the director is vacated under subsection 1 of section 167। अगर 167 सबसेक्शन 1 में भी अगर आपका वेकेशन होता है तो भाई भूल जाना कि कंपनसेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एनी मैनेजरियल पर्सन रिमूव्ड वेदर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। हां जी, अगर मैनेजरियल पर्सन का रिमूवल हुआ कंपनसेशन मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिमूवल भी वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ वेकेशन है 167। अगर 167 देखोगे तो वहां रिमूवल ऑफ डायरेक्टर भी आता है, याद है? अगर 167 देखोगे तो वहां रिमूवल भी आता है। तो फिर हाँ जी, निधि अग्रवाल कहते हैं सर जो क्लॉज नंबर ए में डायरेक्टर को लिखता है वो मैनेजरियल पर्सन। यस, यहां पे कहीं भी वर्ड डायरेक्टर लिखा हो, डायरेक्टर का मतलब यहां पे मैनेजरियल पर्सन है। चलिए, तो एनी मैनेजरियल पर्सन रिमूव्ड वेदर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन लिखेगा नो, सिंस रिमूवल इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ वेकेशन, सिंस रिमूवल इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ वेकेशन अंडर सेक्शन 167, रिमूवल अंडर सेक्शन 169 is also one of the ground of vacation under section 167। चलिए, फिर कहता है the company is being wound up whether by an order of the tribunal or voluntary provided the winding up was due to the negligence or default of the director। दोबारा पढ़ लो जी, the company is being wound up, कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ whether by the order of the tribunal, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की वजह से, और वॉलंटरी या अपनी इच्छा से, provided that the winding up was due to the negligence or default of the director। कंपनी का वाइंडिंग अप या तो ट्राइब्यूनल ने किया या फिर वॉलंटरी हुआ, बट वाइंडिंग अप का रीजन क्या था? नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर। जैसे गुजरात में एक कंपनी हुआ करती थी, लिस्टेड कंपनी थी, जयंत पेपर मिल्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व थी। कंपनी ने राइट इशू के थ्रू पैसा रेज किया, राइट इशू के थ्रू पैसा आया, कंपनी के एमडी साहब थे रामजी भाई, सारा पैसा घर की प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया, पब्लिक का पैसा कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया, और कंपनी के पास पैसा बचा नहीं था। अल्टीमेटली पैसा था नहीं, कंपनी लिक्विडेशन में गई, वाइंडिंग अप हुआ। वाइंडिंग अप का रीजन मेन क्या था? रामजी भाई का लालच, रामजी भाई का लालच, उनके नेग्लिजेंस, उनके डिफॉल्ट्स की वजह से कंपनी को वाइंडिंग अप में जाना पड़ा। रामजी भाई ऑब्वियसली अब एमडी की पोस्ट में छूट गई जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई, तो क्या आपको सही में लगता है कि रामजी भाई को कंपनसेशन मिल जानी चाहिए? बताइए, क्या जयंत पेपर मिल्स जिसने राइट शेयर्स के थ्रू पैसा उठाया, वो पैसा उठा के जिसने लगा दिया, लगाना था कंपनी के बिजनेस में बट लगा दिया प्रॉपर्टियां परचेज करने में, तो उस कंपनी के एमडी रामजी भाई को आपको लगता है कि क्या कंपनसेशन मिल जाना चाहिए? आंसर इज नो। बस वही लिखा है कि अगर कंपनी को आप वाइंडिंग अप में पहुंचा दिया आपने और कंपनी वाइंडिंग अप में क्यों गई? आपके नेग्लिजेंस, आपकी हरकतों की वजह से। किसी हालत में कंपनसेशन नहीं देंगे हम आपको। फिर मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं भी गई, मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं भी गई, मगर तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना वाइंडिंग अप में भेजने की, तुम्हारी तरफ से तो कोई कसर नहीं रही कंपनी को वाइंडिंग अप में भेजने की। कैसे? वेयर द डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ, वेयर द डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ, द डायरेक्टर गिल्टी रहा है इस चीज का, फ्रॉड का और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जहां डायरेक्टर दोषी रहा है, और एनी सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी देयरऑफ, यानी कि जहां डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग, और उसके सब्सिडरी और होल्डिंग के बिजनेस के रिलेशन में फ्रॉड किया है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई? डी में आपकी हरकतों की वजह से कंपनी वाइंडिंग अप तक चली गई है, और ई में वाइंडिंग अप नहीं गई, मगर आपकी हरकतें तो वही थी, बट वाइंडिंग अप से कंपनी बच गई, तो कंपनसेशन तो वहां पे नहीं मिलना चाहिए ना। कंपनसेशन किस बात करेंगे हम? Where the director has instigated का मतलब उकसाना, जहां डायरेक्टर ने खुद उकसाया है और हैज टेकन पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, जहां डायरेक्टर ने खुद उकसाया है परिस्थितियों को कि हाँ मुझे निकाल दो, हाँ मुझे निकाल दो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा लेटर आया, मेरे को लेटर आया निकालने का, रिमूवल का मेरा लेटर आया कि किसी मेंबर ने कहा कि पब्लिक को निकाल दो। अब जब भी ये लेटर आता है ना, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है, मैं अपना पक्ष रिप्रेजेंट कर सकूं, तो रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है। तो कंपनी ने मुझे भेजा कि लो भाई तुम्हारे नाम ये लव लेटर आया, पब्लिक साहब कुछ कहना चाहते हो, मैंने कहा ऐसी तैसी कराओ। मैं कंपनी ने कहा पब्लिक साहब क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पास अधिकार है, तुम अपना पक्ष रखो ताकि मेंबर्स उसे समझ सकें। मैंने कहा मुझे नहीं रखना मैं नहीं रखूंगा, उन्हें को ऐसी तैसी कराएं। सवाल उठा, कहीं ना कहीं मैं खुद उकसा रहा हूं मेंबर्स को कि मुझे हटाओ। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन देने का मौका है, अपना पक्ष देने का मौका है, परंतु उस मौके को मैं यूज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अपनी ऐसी तैसी कराओ। तो क्या ये गलत नहीं है? गलत है। ठीक हो गई बात। ममता पूछती है अगर डायरेक्टर का कंपनसेशन कौन से सेक्शन में कंप्यूट होगा? ममता बेटा क्लासेस रेगुलरली किया करो, 191 अभी बोला था, फिर वही सवाल। हाँ जी, where the director has instigated or has taken part directly or indirectly in bringing about his termination, तो एक बार सारे के सारे क्लॉजेस फटाफट रिकॉल करके देखो जी, फटाफट सारे के सारे क्लॉजेस को रिकॉल कर लो। सबसे पहले क्लॉज है जहां आपने रिजाइन किया, रिजाइन एक कंपनी में किया, रिजाइन करने के बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, मतलब एक अमलगमेटेड कंपनी में रिजाइन किया और अमलगमेटिंग कंपनी में रिजाइन किया, और जो ट्रांसफर कंपनी थी वहां पर आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, दूसरा जहां आपने रिजाइन कर दिया, बस। तीसरा, जहां आप ही वो नाविक थे, नाव चलाने वाले, जिसने नाव चला चला के कंपनी को वाइंडिंग अप तक पहुंचाया, मतलब आप ही की नेग्लिजेंस, आप ही की हरकतों की वजह से कंपनी वाइंडिंग अप में पहुंची है। फोर्थ, जहां कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं पहुंची मगर आप गिल्टी हैं फ्रॉड के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। फिफ्थ, जहां आप ही ने कहीं ना कहीं मजबूर किया कंपनी को कि आपको निकाल दिया जाए, वेयर यू ओनली हैव इंस्टिगेटेड योर ओन वेकेशन और टर्मिनेशन। नेक्स्ट, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन अंडर सेक्शन 167, जो 167 में वेकेशन के ग्राउंड है, वहां पे किसी भी ग्राउंड में, कोई भी ग्राउंड अगर अट्रैक्ट हो गया तो यू हैव टू वेकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल उठाए हैं कि पीरियड ऑफ कंपनसेशन क्या होगा, मतलब कंपनसेशन जब मिलेगा तो कितने पीरियड का कंपनसेशन मिलेगा? तो ऐसा जी लॉ कहता है पीरियड ऑफ कंपनसेशन होगा रिमेनिंग टेन्योर जो आपका रह गया है, रिमेनिंग टेन्योर जो आपका रह गया, जितना टाइम आपका रह गया था वो, और 35 और 3 इयर्स व्हिचएवर इज शॉर्टर, यानी कि इस पीरियड का आपको कंपनसेशन मिलेगा, मैक्सिमम 3 इयर्स का कंपनसेशन मिलेगा, और रिमेनिंग टेन्योर व्हिचएवर इज शॉर्टर देख सकते हो। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आपको कितना मिलेगा, तो हमें एवरेज रेम्युनरेशन निकालना पड़ेगा ड्यूरिंग, एवरेज रेम्युनरेशन निकाल दीजिए ड्यूरिंग पिछले 3 साल और वो पीरियड जिसमें आप ऑफिस होल्ड करते हैं। तो दोबारा बोलता हूं, एवरेज रेम्युनरेशन निकाल लीजिए पिछले 3 साल में और वो पीरियड जिसमें आप ऑफिस होल्ड करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए द पीरियड एज पर थर्ड पॉइंट अबव। एवरेज कंपनसेशन निकाल लीजिए। थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है? थर्ड में पीरियड देख रहे हैं कि किस पीरियड का कंपनसेशन, और फोर्थ में अमाउंट देख रहे हैं, अमाउंट कैसे? एवरेज कंपनसेशन, जितने साल आपने काम किया और 3 साल व्हिचएवर इज शॉर्टर का एवरेज कंपनसेशन उठाइए इनटू उस पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ओके, बहुत बेहतरीन सवाल इसके ऊपर बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। कुछ देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आसान क्वेश्चन से कराता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मिस्टर डी प्रपोज एज एमडी इन डी लिमिटेड फॉर 5 इयर्स। अच्छा जी, सैलरी थी जी साहब की 1 लाख रुपए महीने की, ठीक है। टर्मिनेशन हो गया आफ्टर 35 मंथ्स, ठीक है। डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर 202। सबसे पहले मुझे पीरियड ऑफ कंपनसेशन बताना। तो पीरियड ऑफ कंपनसेशन क्या होगा? 36 मंथ्स, और जो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना था? 35 मंथ्स के बाद ये चला गया, मतलब 5 साल का टेन्योर होता है, 35 मंथ्स के बाद चला गया, तो यानी कि 25 मंथ्स व्हिचएवर इज शॉर्टर, दैट इज 25 मंथ्स। अब सवाल उठा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या होगा? वैसे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या होगा? तो अमाउंट एवरेज निकालना है आपको, एवरेज। हाँ जी, कितने पीरियड का एवरेज निकालेंगे आप? एवरेज ऑफ 3 इयर्स, पिछले 3 साल, या फिर जितना टाइम आपने काम किया है, कितने टाइम काम किया है? 35 मंथ्स, व्हिचएवर इज शॉर्टर, दैट इज 35 मंथ्स का एवरेज निकालेंगे आप। अच्छा, 35 मंथ्स की आपको सैलरी 1 लाख रुपए दे रखी है, बस आपकी सैलरी 1 लाख रुपए दे रखी है आपको, तो काम ही खत्म हो गया। 1 लाख रुपए हमेशा ही 1 लाख रुपए, अभी सर चेंज हो जाए तो अगले सवाल में आ जाएंगे, अगले सवाल चेंज वाले। तो 1 लाख रुपए है तो 35 मंथ्स की सैलरी वही 1 लाख रुपए रही, एवरेज ऑफ 35 मंथ्स इज इक्वल टू 1 लाख पर मंथ। तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टोटल कंपनसेशन?
जी कंपनसेशन कितनी बनी, कैन ऐसे 1 लाख का तो एवरेज अमाउंट इनटू 25 मंथ्स की सैलरी मिलेगी, तो इसका मतलब है 25 लाख। चलिए भैया आर्यन कुमार के लिए प्लीज आप इसे रिपोर्ट करेंगे जरा। चलो आगे बढ़े। कुंदन ये आर्यन कुमार जो है ना, इसका ईमेल आईडी और यूट्यूब पे जाके डिटेल पता करो और अपने एडवोकेट को दे दे। क्या इमीडिएटली क्लास के बाद इसके पास लीगल नोटिस होना चाहिए, भिजवाओ इसे आटे दाल का भाव पता करवा दो, कह दियो कई पोपली से ने कहा है इमीडिएटली इसको लीगल नोटिस भेज के इसको आटे दाल का भाव पता करवाओ। बेटा आर्यन कुमार वेट, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स, यू विल गेट अ लव लेटर फ्रॉम माय साइड, डोंट वरी। चले यू विल कम टू नो दैट यू आर डीलिंग विद अमित पोपली। कुंदन इमीडिएटली कॉल पे ले उन्हें, चलो जी। चलें एवरेज वाला समझा देता हूं बेटा। एवरेज वाला आपको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितने टाइम का लेना है, 25 महीने कैसे है मैं सारा दोबारा बता देता हूं, दोबारा सुन लेना। पीरियड ऑफ कंपनसेशन है 36 मंथ्स और 25 मंथ्स, विच एवर इज शॉर्टर दैट इज 25 मंथ्स। इतनी बात क्लियर है। पीरियड ऑफ कंपनसेशन मतलब कितने पीरियड का कंपनसेशन मिलेगा, 3 साल या फिर जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड रहेगा 25 महीने, विच एवर इज शॉर्टर। ठीक, आगे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा, एवरेज ऑफ 3 साल या फिर 35 मंथ्स, एवरेज ऑफ 3 इयर्स या फिर 35 मंथ्स मतलब पिछले 3 साल की सैलरी की एवरेज उठा लो महीने की, या फिर 35 मंथ्स, तीनों में से जो भी, दोनों में से जो भी शॉर्टर हो, शॉर्टर कौन सा 35 मंथ, यानी कि 35 मंथ की एवरेज निकालनी है। क्या मैं कह सकता हूं सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, अगर 1 लाख रुपए महीना है तो पिछले 35 मंथ्स की एवरेज मंथली कितनी बनी, 1 लाख रुपए महीना, क्योंकि सैलरी में तो कोई चेंज नहीं है, सैलरी में तो कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूं लास्ट के 35 मंथ की एवरेज भी 1 लाख रुपए है। यस ठीक हो गई बात, बढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद अब सवाल उठा टोटल कंपनसेशन कितनी मिलेगी, टोटल कंपनसेशन कितनी मिलेगी, तो मैं कह सकता हूं 1 लाख रुपए महीना की कंपनसेशन है इनटू 25 मंथ्स की कंपनसेशन मिलेगी, मींस टोटल कंपनसेशन वुड बी 25 लाख, टोटल कंपनसेशन वुड बी 25 लाख। क्लियर हो गई बात, बढ़ सकते हैं आगे। तो ये हमारी टोटल कंपनसेशन 24 मंथ नहीं आएगा, 60 टू 35, 60 35 24 मंथ कैसे आएगा। ओ भाई ओ क्या कर रहे हो भाई, पीरियड ऑफ कंपनसेशन कौन सा देखते हैं, 36 मंथ्स और 25 मंथ्स। 25 मंथ्स मतलब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 35 मंथ तो आपने काम किया है, जो रिमेनिंग टेन्योर है वो कितना है 25 मंथ्स, तो इन दोनों में से जो भी शॉर्टर हो तो कितना 25 मंथ्स शॉर्टर है। और फिर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एवरेज लेना है, जितना साल आपने काम किया, जितना टाइम आपने काम किया है, और 3 इयर्स, व्हिच एवर इज शॉर्टर, क्या एवरेज सैलरी लेनी है, तो एवरेज सैलरी 35 मंथ्स की लेंगे तो 1 लाख रुपए बना, तो टोटल कंपनसेशन जो एवरेज सैलरी है इनटू इतने मंथ, तो यानी कि 25 लाख। अब सुनिएगा जी, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाद में। आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, जो 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क में ट्राई करने खुद, वो है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए ना कल स्पेशल क्लास लूंगा और जो ओपन रहेगी, और उस स्पेशल क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चन इसके सेक्शन 202 के मैं कराऊंगा। ठीक है, सेक्शन 202 के सारे क्वेश्चंस मैं वहां कराऊंगा उस स्पेशल क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, 2-3 खासकर 16 17 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं कल सॉल्व कराऊंगा और फिर इसमें जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो भी कल सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन 203। सेक्शन 203 क्या कहता है, सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल। अच्छा 17 10 हो गया, मैंने गलती से बोल दिया होगा, शायद 17 नहीं कोई और होगा, क्या नाम था उसका, एक मिनट बताता हूं। 17 हो गया तो आपको 16 गोपी वाला क्वेश्चन करना है, 15 आपने 16 ट्राई करना है, गोपी वाला, मिस्टर गोपी वाला क्वेश्चन करना है। चलो गोपी वाला कर लेना बस। सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। अब हम की मैनेजरियल पर्सन पे आ गए। याद करो जब मैंने केएमपी के बारे में बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर, तो मैंने बताया था केएमपी कौन होता है, की मैनेजरियल पर्सन। मैंने कहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता लगेगी जब हम सेक्शन 203 कर रहे होंगे। तो आज वही सेक्शन आ गया, सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। क्या कहता है कहता है कि सर्टेन कंपनीज शैल हैव द फॉलोइंग होल टाइम केएमपी। एक बात पक्की है कि जो भी केएमपी होगा वो होल टाइम होगा। दोबारा सुन लीजिए,
जो भी केएमपी होगा वो होल टाइम होगा, ठीक है। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास केएमपी होगा और वो केएमपी होल टाइम केएमपी होगा, ओके। यानी कि सभी कंपनियों को केएमपी रखने की जरूरत नहीं है, नहीं। क्या केएमपी कभी पार्ट टाइम हो सकता है? नहीं, जब भी होगा हमेशा फुल टाइम ही होगा। अच्छी बात है। अब हमने सेक्शन 2 क्लॉज 51 में केएमपी में कौन कौन किया था? हमने कहा था एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, सीईओ और कोई और बचा था, हाँ, जो होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे के लोग, ये सब हमने देखे थे केएमपी है। बट उस डेफिनेशन की अहमियत तब तक नहीं है जब तक ये सेक्शन न पढ़ लो। तो अब ये सेक्शन मिलकर उसकी अहमियत पता करेगा, बताएगा क्या। देखो जी, कुछ कंपनियां, यानी कि सभी कंपनियों पर कुछ कंपनियों के ऊपर केएमपी लगता है। किसके ऊपर लगता है? पहला लिस्टेड कंपनीज के ऊपर केएमपी का कॉन्सेप्ट लगता है, ओके। और फिर पब्लिक कंपनी पे लगता है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होगी, ग्रेट। सर्टेन कंपनीज के ऊपर केएमपी का कॉन्सेप्ट लगता है। पहला लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है, दूसरा पब्लिक कंपनीज के ऊपर लगता है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होगी, ओके। अब उनको होल टाइम, ऐसी कंपनियों को होल टाइम केएमपी रखना पड़ेगा। होल टाइम केएमपी में कौन आएगा? एमडी, सीईओ, मैनेजर। एमडी या फिर सीईओ या फिर मैनेजर, और अगर ये तीनों ही नहीं है तो इनकी एब्सेंस में का मतलब अ होल टाइम डायरेक्टर। इन तीनों की एब्सेंस में अ होल टाइम डायरेक्टर, ठीक हो गई बात? चलिए उसके बाद सीएस, उसके बाद सीएफओ, तो ये बनेंगे हमारे होल टाइम डायरेक्टर, ये होल टाइम केएमपी, ठीक है। चले, ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अरे होल टाइम केएमपी बनेंगे। एग्जांपल पढ़िएगा, कंपनी के अंदर 10 होल टाइम डायरेक्टर है, एक सीएस है, एक सीएफओ है, तो केएमपी कौन बनेगा? 10 है ना, यानी कि 1 डब्ल्यूटीडी प्लस सीएस प्लस सीएफओ। अच्छा, ये होल टाइम डायरेक्टर 10 में से एक कौन सा आएगा, कैसे पता लगेगा? 10 में से एक कौन सा आएगा, ये बात कैसे पता लगेगी? ये तो सवाल है, तब क्या करें? सवाल का जवाब ये है कि इसमें से कौन होगा, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये कौन डिसाइड करेगा? आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल, एक एमडी है प्लस 10 होल टाइम डायरेक्टर है प्लस सीएस है प्लस सीएफओ है। एक एमडी, 10 होल टाइम डायरेक्टर प्लस एक सीएस प्लस एक सीएफओ, बताइए जी कौन होंगे, केएमपी कौन होंगे? तो मैं कह सकता हूं एक एमडी प्लस होल टाइम डायरेक्टर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीएस प्लस सीएफओ, ठीक है ना। चलो, कंपनी अगर 2 सीए हैं तो 2 सीए रख के क्या करेगी? तो ऑब्वियसली एक ही सीएस होगा, रखने को तो 10 लोग रख दो, उसमें लॉ कहता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ड सीएस लिखा तो इट इंक्लूड प्लूरल एज वेल कर सकते हो, सीएफओ लिखा है तो प्लूरल भी कर सकते हो। बट दो कंपनी में दो सीएफओ, दो सीएस मैंने नहीं सुना फ्रेंकली स्पीकिंग। चलो, हाँ जी, एक कंपनी में एक एमडी है, एक मैनेजर है, 10 होल टाइम डायरेक्टर है, सीएस है प्लस सीएफओ है, बताओ जी। हिमांशु कहते हैं कि एमडी के साथ होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी बना ही नहीं सकते क्या? बनाना चाहते हो तो बना दो, देखो कोई दिक्कत नहीं, बट लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ये केएमपी बनाने से ऐसा नहीं है कि इनके घरों पे फूल बरसेंगे, इनकी लायबिलिटी बन जाएगी। मतलब कंपनी में कोई भी गड़बड़ होगी तो ये पकड़ जाएंगे, इनका गला पकड़ लेंगे। तो लोग आएंगे, वो लोग तो पीछे भागेंगे, भाई रहने मैं नहीं आ रहा, मैं आ ही नहीं रहा, छुपन छुपाई शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों की तरफ से आया। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल यार। एक म्यान में 2 तलवारें, ओहो, एक एमडी और एक मैनेजर एक साथ हो ही नहीं सकता। सेक्शन 196 सब सेक्शन 1 मना करता है, याद आया? तो हो ही नहीं सकता ना। आगे, एक एमडी प्लस 5 होल टाइम डायरेक्टर प्लस सीएस प्लस सीएफओ प्लस 20 जनरल मैनेजर, ओके। मैं कह सकता हूं एमडी साहब को ले लो प्लस सीएस साहब को ले लो प्लस सीएफओ साहब को ले लो। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट हालांकि केएमपी की डेफिनेशन में आते हैं, ऐसे तो डब्ल्यूटी भी आते हैं, बट ये क्या पॉइंट हो सकते हैं केएमपी पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो। लॉ के द्वारा कंपलसरी नहीं है, यानी कि देयर अपॉइंटमेंट एज केएमपी इज ऑप्शनल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे अपॉइंट देम, ऑप्शनल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51 लिख देना, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे अपॉइंट देम एट देयर डिस्क्रिशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? मैं बोलू ना, हाँ। फिर आते हैं एक एमडी प्लस एक सीएस प्लस सीएफओ, एक एमडी प्लस एक सीएस प्लस सीएफओ। सेम बंदा सीएस भी है सीएफओ भी है, क्या लग रहा है आपको देखकर? क्या सेम बंदा, मतलब लॉ लैंग्वेज पढ़ के क्या लग रहा है, क्या सेम बंदा ही सीएस प्लस सीएफओ दोनों की पोस्ट संभाल सकता है क्या? क्या बिना, दोबारा सुन लीजिएगा, क्या एक ही बंदा सीएस प्लस सीएफओ की पोस्ट संभाल सकता है क्या? कैन आई से नॉट पॉसिबल? नारे 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 नारे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि सेम बंदा एमडी भी हो और सेम बंदा सीएस भी हो, सेम बंदा एमडी भी, सॉरी सीएस भी और सीएफओ भी हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल बना दिया है कुछ कंपनीज ने, मतलब इनफैक्ट दे आर द लिस्टेड कंपनीज लाइक धनलक्ष्मी बैंक, और मुझे पता लगा कुछ और कंपनीज भी हैं इसमें
ये आज की डेट में कर रही है लिस्टेड कंपनीज, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है या सो कॉल्ड मिस इंटरप्रिटेशन है। बट अगर मैं देखूं लॉ की लैंग्वेज को देखूं और ज्यादातर कंपनीज का ट्रेंड देखूं तो सभी कंपनीज ने क्या किया कि नॉर्मली ऐसा होता था, कई कंपनीज में ऐसा होता था कि जहां पे सीएस सीएफओ होता था, तो ये कि बंदा सीएस प्लस सीएफओ की पोस्ट होल्ड करता था। तो जैसे ये कानून आया उसके बाद उन्होंने सीएफओ या सीएस की पोस्ट से रिजाइन करना शुरू कर दिया, दोनों में से एक पोस्ट अपने पास रखनी शुरू कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर सीए इंस्टीट्यूट ने इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन भी पूछा जिसमें उन्होंने कहा ये दोनों पोस्ट एक व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। बिल्कुल लॉजिकल उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब सवाल उठा सर जो धनलक्ष्मी बैंक वगैरह में हो रहा है तो क्या वहां पर ये मिस इंटरप्रिटेशन या वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है? देखो उन्होंने इंटरप्रिटेशन को मिस इंटरप्रेट कर दिया। अब जब कोई आरओसी वगैरह कोई व्यक्ति उन्हें पकड़ेगा इस बात पे नोटिस जरूर देगा कि तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, बट अभी तक शायद किसी ने गौर ही नहीं किया। और क्या कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट उनकी किसी ने ढंग से पढ़ी नहीं है। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो हम एक एमडी है प्लस एक सीएस प्लस सीएफओ है, नॉट अलाउड। सिंस CS and CFO both these posts shall be held by different person। CS और CFO ये दोनों पोस्ट जो है वो डिफरेंट पर्सन के द्वारा होल्ड करनी चाहिए, एक व्यक्ति होल्ड नहीं कर सकता, सेम व्यक्ति होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए लेट अस समराइज। इसमें क्या समरी की तो हमें जरूरत कोई है नहीं अभी तक। हाँ अच्छा, ये नीचे वाले पे आ गया। अब आते हैं इस पर। अब कहानी सुनिएगा। कंपनी 2013 ने कहा कि हम ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना चाहते हैं, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना चाहते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे लाएंगे? उन्होंने कहा मान लो ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रूम है इस टाइम आपके सामने, यहां डायरेक्टर 1 बैठा है, डायरेक्टर 2 बैठा है, डायरेक्टर 3 बैठा है, डायरेक्टर 4 बैठा है। ये बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है अपनी, बता रहा है कि हाँ जी इस साल हमने इतनी ग्रोथ की, इतने यहां से यहां तक हम टर्नओवर को लेके गए, टर्नओवर भी हमारा बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा। ये प्रेजेंटेशन चल रही है और ये सब सुन रहे हैं, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुन रहे हैं। वो कहता कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा माहौल है, सुन के मजा आ गया। ओके, बट सोचो एक एग्जांपल की कल्पना करते हैं, एक ऐसे एग्जांपल की कल्पना करते हैं जहां पर ये सब प्रेजेंटेशन जिसे दे रहे होते हैं, ये सारे प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है ये किसके सामने चल रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने चल रही है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मैं कहता हूं ये कौन है? ये चेयरमैन है। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? ये एमडी दे रहा है। कितना अच्छा लग रहा है कि पेपर देने वाला अलग, मेकर अलग और चेक करने वाला अलग, मतलब चेकर अलग। तो एमडी जो प्रेजेंट कर रहा है उसे अच्छे से चेक किया जा सकता है। कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। पर अगर इस सिचुएशन की कल्पना करें कि जहां यही व्यक्ति एमडी है, यही व्यक्ति चेयरपर्सन भी है, जित देखूं उत तू ही तू, जहां देखूं बस तू ही तू, तो फिर तो बेटा मेकर चेकर तो सभी हो गए। सबसे बेस्ट एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सेम व्यक्ति चेयरपर्सन है, कौन? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सेम व्यक्ति कौन है? एमडी है, कौन? मुकेश अंबानी। कंपनी 2013 ने पहले अपने कॉलर ऊपर किया, बताओ कमाल कर दी। अंबानी ऐसे कैसे कर सकते हो? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेकर और चेकर दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होने चाहिए। तो अंबानी साहब को एक पोस्ट तो छोड़नी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट लेके कंपनी 2013 आ रहा था ड्राफ्टिंग स्टेज में ही, भाई वो अंबानी है, वो अंबानी है। आते आते जैसे मतलब ये करते ना, यूं करके कई बार चल रहे होते हैं, भाई अचानक पैर फिसला, कंपनी पे क्यों करते हुए फर्श के ऊपर नीचे गिर गया कंपनी। और कहा ठहरो ठहरो ठहरो, अरे अंबानी साहब आप तो गुस्सा मान गए। नहीं नहीं प्रभु, हमारी कोई इच्छा नहीं थी ऐसी। क्या हो गया? एमडी और चेयरपर्सन देखो होने तो अलग चाहिए, होने तो अलग चाहिए, पर हाँ अगर आर्टिकल अलाउ कर दे या कंपनी सिंगल बिजनेस में है तो एक भी हो सकते हैं। अगर कंपनी का एक ही बिजनेस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोल नेचुरल गैसेस में है, तो एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये अंबानी साहब के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां गया? तेल लेने गया कि भैया कॉन्सेप्ट क्या ला रहे थे, कॉन्सेप्ट क्या लेके चले थे? कहां अंबानी बानी वालों, लाओ एमडी और चेयरपर्सन अलग अलग होंगे। जैसे ही सामने अंबानी साहब आए, नहीं अलग हो सकते, एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक हो सकता है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा नहीं लेने का। यानी कि एमडी प्लस चेयरपर्सन एक हो सकता है अगर आपका आर्टिकल रहे, अगर कंपनी सिंगल बिजनेस में हो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि फिर अलग अलग कब होंगे? अब अंबानी साहब को ध्यान में रख के बनाया गया कानून, अलग अलग कब होंगे? जब कंपनी मल्टीपल बिजनेस में होगी तो अलग अलग होंगे, नहीं तो सेम रहेंगे। वाह, अब जब कंपनी एक तो यहां पे फेल हो गया, अंबानी साहब के पास आते हैं, वो फेल हो गया भाई साहब। अब उठा सेबी, अभी 6 महीने पहले सेबी ने कहा कमाल कर दिया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की चीज है कि नहीं? सेबी ने कहा 3 महीने दे रहा हूं, एमडी और चेयरपर्सन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, मेकर चेकर अलग अलग होने चाहिए। टारगेट कौन था? अंबानी। टारगेट कौन था? अंबानी साहब। अब सेबी ने कहा भाई साहब कंपनी एक्ट कहकर फिसल जाए समझ में आता है, बट सेबी ने कहा है, जैसे ही सेबी ने कहा कई लिस्टेड कंपनियों में जो एमडी जो पोस्ट रख के बैठे थे चेयरपर्सन की रिजाइन कर दिया, किसी ने एमडी से रिजाइन कर दिया, किसी चेयरपर्सन भाई सेबी ने कहा सिवाय मुकेश अंबानी साहब के और सबने रिजाइन कर दिया। अब मुकेश अंबानी साहब की बारी थी, आखिरी दिन था इस नोटिफिकेशन का, 3 महीने होने में आखिरी दिन था। सेबी ने कहा कि देखो हमें लगता है आपको कर देना चाहिए, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कमाल हो गई भाई, आखिरी दिन लैंग्वेज पलट गई सेबी की। पहले कर रहे हैं करना ही होगा, और जो नोटिफिकेशन का लास्ट डे था उस दिन कर लेना चाहिए, अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन चेंज हो गई आखिरी दिन। हाँ वही अश्नीर की भाषा में कहें, अश्नीर ग्रोवर की ये दोगलापन है भाई, कमाल हो गया। अंबानी मैं कहूंगा रजनीकांत, बिल्कुल रजनीकांत ही है। तो सेबी भी इस कानून को लाते लाते फिसल गया,
कंपनी तो खिसलाई पड़ा था। तो आज की डेट में कानून है क्या कि देखो मेकर और चक्कर अलग रहेंगे, मेकर और चक्कर अलग रहेंगे, मगर जहां कंपनी का सिंगल बिजनेस होगा जैसे रिलायंस, वहां पे एक ही हो सकते हैं। जहां कंपनी का आर्टिकल अलाउ करेगा वहां पे भी एक ही हो सकते हैं। तो अभी तो अलग होंगे कहां, बाकी बची कंपनी में ले देके लपेट दिया बाकी कंपनीज को। जिसके लिए कानून लाए वो बच गया, बाकी सारे लपेटे गए। कैसे? अब लोग क्या कहता है, देखिएगा पढ़िएगा लैंग्वेज। पहले तो कहते हैं एज पर कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन अमेंडमेंट रूल 2014, एवरी प्राइवेट कंपनी व्हिच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीस और मोर शैल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ओके, ये अमेंडमेंट थी अभी पिछली बार की। और वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको अपने पास एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। उसको अपने पास एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ओके। फिर उसके बाद प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइजो प्रोवाइडेड एन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी और सीईओ एट द सेम टाइम। यानी कि प्रोवाइजो कहता है प्रोहिबिशन है। प्रोवाइजो टू 203 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, आइए समरी में लिखते जाइएगा। प्रोहिबिशन है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 203 सबसेक्शन 1, ऊपर समरी दी हुई है, सेम पर्सन एज एमडी प्लस चेयरपर्सन और सीईओ प्लस चेयरपर्सन प्रोहिबिटेड। तो ये चीज प्रोहिबिटेड है, ये चीज प्रोहिबिटेड है। फिर उसके बाद कहता है an individual may be appointed or reappointed as a chairperson of the company as well as MD or CEO of the same company if allowed by the article अलाउ कर दे। द कंपनी इज इनटू सिंगल बिजनेस, कंपनी सिंगल बिजनेस में हो, कवर हो गई फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लो जी, कवर हो गई मुबारक हो। फिर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, आज तक और आता था बट आज प्लस आया है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, मल्टीपल बिजनेस में है, प्लस सेपरेट सीईओ हैं ऑफ ईच सच बिजनेस। मल्टीपल बिजनेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी एक होटल इंडस्ट्रीज में है, एफएमसीजी सेक्टर में है, तो मतलब इस तरीके से टोबैको सेक्टर में है, इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग तरीके के आपके वो हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के आपके पास बिजनेस है। मल्टीपल बिजनेस में सेम कंपनी बट मल्टीपल बिजनेस है, और हर बिजनेस के लिए आपने सेपरेट सीईओ अपॉइंट किया हुआ है। तो मैं दोबारा बोलता हूं कौन सी कंपनियां हैं, इफ इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग मैंने ऊपर कहा सेम पर्सन एमडी प्लस चेयरपर्सन और सीईओ प्लस चेयरपर्सन नहीं बन सकता। फिर कहता है इन केसेस में बन सकता है। कब कब बन सकता है? पहला, नहीं रिलायंस का जो मेन बिजनेस है दैट इज पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। जियो को कहीं आप रिलायंस तो नहीं मान रहे ना, रिलायंस जियो इज अ सेपरेट कंपनी भाई। अदरवाइज रिलायंस का जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ओनली। चलिए उसके बाद रिलायंस रिटेल वगैरह ये सब अलग कंपनी है, 200 कंपनी है रिलायंस नाम से। तो जो और बिजनेस आप रिलायंस जियो या रिटेल वगैरह देखते हो सेपरेट कंपनी है भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इनटू अ सिंगल बिजनेस कॉल्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एक्सप्लोरेशन ऑफ, मतलब लेके पेट्रोल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड है। बट आईटीसी का बिजनेस एक जगह अगर होटल है तो दूसरी जगह कंज्यूमर ड्यूरेबल है, दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। चलिए अरे कपड़े में रिलायंस रिटेल के नाम से प्रभु अलग है, अलग है। सुनो मेरी बात सुनो, अब सुनो, मैंने एक बार पहले यहां पे मुझे पढ़ा नहीं था पहले पूरा। तो कहता है इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है, कहता है हो सकता है अगर आर्टिकल अलाउ कर दे, कंपनी इज इनटू सिंगल बिजनेस, या फिर कंपनी की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ प्लस टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा एंड मल्टीपल बिजनेस में है प्लस सेपरेट सीईओ है फॉर सच बिजनेस। यानी ये किसकी बात की, इसने किसकी कल्पना की है? थर्ड पॉइंट की कल्पना देखते हैं कहां पे ले गया यार हमें। एक मिनट आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एक्सेप्शन पहला, इफ आर्टिकल सो अलाउड, दूसरा कंपनी इनटू सिंगल बिजनेस तो अलाउ है। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा कल्पना करता है एक ऐसी परिस्थिति की जहां पर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में है, इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है, मल्टीपल बिजनेस में है, ये सीईओ है या एमडी कह दो जो मर्जी कह दो, ये सीईओ है, ये सीईओ है, ये भी सीईओ है, ये भी सीईओ है और ये भी सीईओ है। मल्टीपल बिजनेस है, टोटल 6 बिजनेस है कंपनी है, हैव सेपरेट सीईओ फॉर ईच बिजनेस। ओके, लॉ कहता है अब मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? अगर कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, मींस अगर इसकी जो हम पेड अप कैपिटल की बात करें वो अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, प्लस टर्नओवर की बात करें अगर हम तो 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, जो कि आईटीसी की है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है प्रेजेंटेशन का बोर्ड, ये है प्रेजेंटेशन का बोर्ड जहां पे जाके प्रेजेंट करना है। अब यहां होगा क्या, ये मान लीजिए ये सीईओ जो है ये प्लस चेयरपर्सन भी है, यही चेयरपर्सन भी है, ये जाके अपनी प्रेजेंटेशन देगा, उसके बाद ये वाला सीईओ देगा, उसके बाद ये वाला सीईओ देगा, उसके बाद ये सीईओ देगा, फिर ये सीईओ देगा, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। यानी कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कहता है? लॉ कहता है कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम ना होने के कारण ये है क्योंकि ऐसे बिजनेस के अंदर ना होगा क्या, लीडरशिप बाय एग्जांपल को जन्म मिल रहा है। अगर यही बंदा सीईओ भी है, यही बंदा चेयरपर्सन भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि और भी तो सीईओ है ना, तो ये लीडरशिप बाय एग्जांपल को प्रमोशन मिल रहा है जहां ये बाकियों को लीड करेगा बाय एग्जांपल, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम व्यक्ति सीईओ है प्लस चेयरपर्सन, अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती है, कंपनी बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, हर बिजनेस के लिए सेपरेट सीईओ अपॉइंट किया हुआ है, तो फिर अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर हमारा वहां पे पर्पस चेंज हो गया, क्या है? लीडरशिप बाय एग्जांपल को प्रमोट करना है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आगे 3 एक्सेप्शन देखेंगे।
अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बताना। डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल मे बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन प्लस एमडी और सीईओ एट द सेम टाइम इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, ए लिमिटेड हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 105 करोड़, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से एक्सीड हो गई। आगे टर्नओवर 1100 करोड़, वो भी एक्सीड हो गई। यस, मल्टीपल बिजनेस में कंपनी, बट सेपरेट सीईओ नहीं है। सेपरेट सीईओ हर एक के लिए नहीं है। वेदर सेम पर्सन अलाउड एज एमडी प्लस चेयरपर्सन, नहीं, नॉट अलाउड अनलेस आर्टिकल सो प्रोवाइड। आर्टिकल में बात लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्टिकल में नहीं लिखोगे तो नॉट अलाउड। ठीक है, और आगे बढ़े, चल। रिलायंस लिमिटेड, पेड अप कैपिटल 700 करोड़, टर्नओवर 1.75 लाख करोड़, सिंगल बिजनेस, मुकेश अंबानी में भी अलाउड एज एमडी और एमडी प्लस चेयरपर्सन अलाउड सिंस दे आर इनटू सिंगल बिजनेस। क्योंकि सिंगल बिजनेस में अलाउड है, क्योंकि सिंगल बिजनेस में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जेड लिमिटेड सिंगल बिजनेस में, वेदर द सेम पर्सन एज अ एमडी प्लस चेयरपर्सन अलाउड, बताइए। जेड लिमिटेड इनटू सिंगल बिजनेस अलाउड एज सिंगल बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरी होल टाइम केएमपी ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द मींस ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द रेम्युनरेशन। ये मैंने आपको सबसेक्शन 1 के अंदर भी पढ़ाया, जब मैंने आपको कहा ना कि 20 मान लीजिए जनरल मैनेजर्स हैं, 20 जनरल मैनेजर हैं, और 20 जनरल मैनेजर में से कौन सा जनरल मैनेजर होगा तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। तो वही ये बात कह रहा है कौन होगा होल टाइम केएमपी, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा आईटीसी के पास 6 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी सेक्रेटरी एक है, फाइनेंशियल ऑफिसर एक है, डिसाइड हु शैल बी द केएमपी एंड हाउ इट शैल बी डिसाइडेड। अच्छा, केएमपी कितने हो सकते हैं? एमडी प्लस सीएस प्लस सीएफओ टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन है एक और यहीं पर, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर wants to appoint all or some of MD as KMP, तो क्या कहूंगा मैं? मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसमें ना एक शब्द नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। बात समझ आ रही है? उसमें नहीं लिखा हुआ, का मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है। उसमें लिखा हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर। जब भी ऐसा शब्द ना मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मतलब वो सिंगुलर में प्लूरल भी आता है, तो प्लूरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी सबसेक्शन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 3 भाई, सेक्शन 203 सबसेक्शन 3। लर्न दिस सबसेक्शन, बहुत संभावना है इसमें से पेपर आने की, सबसेक्शन 3 में से क्वेश्चन आने की। Whole time KMP shall not hold office in more than one company at the same time except in its subsidiary company. Whole time KMP shall not hold office in more than one company at the same time except in its subsidiary company। यानी कि अपनी सब्सिडरी कंपनी में तो आप होल टाइम केएमपी बन सकते हो, यस। इसके अलावा बाकी आप कंपनियों में होल टाइम केएमपी नहीं बनोगे, मतलब होल टाइम केएमपी केवल एक ही कंपनी में अलाउ है, सब्सिडरीज को छोड़कर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द अबव सबसेक्शन shall disentitle the KMP from being a director in any company with the permission of the board। अय्यो, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन हो जाए तो आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। Nothing in this subsection shall disentitle the KMP from being a director in any company with the permission of the board। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि आप अपने डायरेक्टर की परमिशन से, अपने बोर्ड की परमिशन से किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। जरा एग्जांपल देखते हैं पहले। राम प्रपोज एज अ KMP in H Limited, whether he may become a KMP in the S Limited as well। S Limited कौन है? उसकी सब्सिडरी है। If S Limited is a subsidiary of the H Limited, क्या बनने जा रहा है वो? KMP in S Limited as well। अलाउड है? यस। अदरवाइज क्या मैं कह सकता हूं नॉट अलाउड है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपनी सब्सिडरी में तो KMP बन सकते हो, उसके अलावा और किसी कंपनी में नहीं बन सकते, बट सब्सिडरी में तो बन सकते हो ना। अगर आपके पास 10 सब्सिडरी हैं तो 10 में बन सकते हो। फॉर एग्जांपल, राम प्रपोज एज अ KMP in H Limited, H Limited having 5 subsidiary, whether राम में भी अपॉइंटेड एज KMP in all 5 companies, यस। क्योंकि उसने लिखा है कि आप अपनी औलाद को मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 2 औलादें हैं तो ऑब्वियसली दोनों औलादों को मैं मैनेज कर सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? ओके, तो यानी कि जितनी 5 सब्सिडरी हैं सब में, क्योंकि वर्ड सब्सिडरी को वर्ड प्लूरल भी गिन सकते हैं, वर्ड सब्सिडरी में भी कंसीडर्ड इन प्लूरल, एंड thus Ram can become KMP in all the 5 subsidiaries। नेक्स्ट, अमर who is a KMP in A Limited now proposes as a director in B Limited, क्या वो बन सकता है? आंसर इज यस, he can become subject to consent of board। तो आपको बोर्ड की कंसेंट लेनी पड़ेगी और आप बन सकते हो, यही तो लिखा है। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? जी अच्छा, बहुत अच्छी क्वेरी है हिमांशु गोयल की। वो कह रहे कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन चाहिए, मतलब नए वाले के, एग्जिस्टिंग के, नए वाले की। लिखा है नई कंपनी आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। बेटा डायरेक्टर बनने के लिए नई कंपनी में तो उसके मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा लॉ का पोर्शन इंसर्ट करो। नई कंपनी में तो उसके मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको किसकी परमिशन चाहिए होगी? एग्जिस्टिंग कंपनी के बोर्ड की परमिशन चाहिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के।
तो देखिएगा ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। अब आइएगा आगे, ये थर्ड प्रोवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई व्यक्ति दो या दो से ज्यादा कंपनियों में मैनेजरियल पर्सन बन सकता है? ये सवाल उठा। प्रीति अग्रवाल कहते हैं सर एमडी दो से ज्यादा नहीं हो सकते। बेटा ये मैंने नहीं कराया कभी कॉन्सेप्ट, मैंने तो कभी नहीं कराया ऐसा कॉन्सेप्ट। मैंने तो जब सबसे पहली क्लास में एमडी का कॉन्सेप्ट बताया था तो बताया था कि एमडी एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने 2 की लिमिट लगाई नहीं थी, मैंने तो कहा था एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितने मर्जी रखो। एसबीआई ने 4 रखे हुए, आईटीसी ने 6 रखे हुए, मैंने एग्जांपल दिया था। चलिए आगे। अब कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी। मतलब क्या हमने जब 5th सेक्शन पढ़ रहे थे ना, पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 5 अगर याद हो, शेड्यूल नंबर 5 सेक्शन पार्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 5, वहां पे एक शब्द आया था मैनेजरियल पर्सन इन मोर देन वन कंपनी। मैंने तब कहा था कि रेफर करना 203 के अंदर कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति 2 कंपनियों में एमडी बन जाए या 2 कंपनियों में मैनेजरियल पर्सन होल्ड कर सके। कैसा हो सकता है? लॉ कहता है हाँ। थर्ड प्रोवाइजर टू 203 सबसेक्शन 3 कहता है हाँ हो सकता है, परंतु इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना। तीनों पॉइंट्स बड़े ध्यान से पढ़ना। पहला पॉइंट कहता है कि कंपनी मे अपॉइंट अ पर्सन एज इट्स एमडी इफ ही इज द एमडी और अ मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। दोबारा पढ़ लो जी। अ कंपनी मे अपॉइंट अ पर्सन एज इट्स एमडी इफ ही इज द एमडी और अ मैनेजर ऑफ वन एंड ऑफ नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। ओके, यानी कि कंपनी किसी को एमडी बना सकती है अगर वो ऑलरेडी एमडी है या मैनेजर है एक और कंपनी का, तो यानी कि 2 में बन सकता है। तो अगर आप एमडी हो या मैनेजर हो किसी कंपनी के तो आप एमडी बन सकते हो। मतलब एग्जिस्टिंग कौन हो? एमडी या मैनेजर। प्रपोज क्या हो? एमडी अलाउड है। ओके, नेक्स्ट। Such appointment or employment is made or approved by the resolution passed at the meeting of the board with the consent of all the director present at the meeting. ये अपॉइंटमेंट, अब किसकी बात कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट। ये एमडी और या मैनेजर, ये एमडी के रूप में जो आप दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो, इसमें बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। याद करो मैंने कहा था यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पूरे लॉ में 2 जगह आता है। एक 186 सबसेक्शन 5 किया था और एक थर्ड प्रोवाइजर टू 203 सबसेक्शन 3। तो यहां पे भी अलाउ है, यानी कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन इन न्यू कंपनी जहां पे आप अपॉइंट हो रहे हो वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो सर अभी डायरेक्टर बनने के लिए तो आपने कहा नहीं एग्जिस्टिंग कंपनी की। बेटा डायरेक्टर बनने के लिए न्यू कंपनी के अंदर तो मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, एग्जिस्टिंग के बोर्ड की अप्रूवल चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। एमडी बनने के लिए अगर आप एमडी हो तो डायरेक्टर के रूप के लिए तो आपको वहां के नई कंपनी के मेंबर्स की अप्रूवल ही चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट अगर आप एमडी हो, डायरेक्टर नहीं एमडी हो, तो साथ में आपको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए। बात समझ आ रही है? चलिए आगे। It is further provided that the specific notice of such meeting and of the resolution to be moved thereat has been given to all the directors। अभी तक इसने क्वेश्चन नहीं पूछा इस पे। Then in India, जो उस वक्त इंडिया में थे, देन इन इंडिया। हालांकि ये लॉजिक इसका है नहीं आज के डेट में, इसे अब हटा देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। और क्योंकि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना आ गया है, जब ये पॉइंट डाला गया था ना तब उस वक्त ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था। आज की डेट में हट जाना चाहिए लॉजिकली, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लॉ मेकर के ध्यान से निकला हो गया है। बात का छोटी सी बात है मगर ध्यान रखना पेपर में आया नहीं है ये पॉइंट, अभी ये अभी रह गया पेपर में आना, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनने के बहुत बड़े चांस हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ के फिर मेरे सवाल का जवाब देना। ये सवाल में अभी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिएगा 3 केसेस सामने बने हुए हैं। केस नंबर 1, एग्जिस्टिंग कंपनी में आप एमडी हैं, प्रपोज कंपनी में आप एमडी हैं इन सेकेंड कंपनी में, यानी कि एग्जिस्टिंग में एमडी दूसरी में भी एमडी। अलाउड है? यस अलाउड है। सब्जेक्ट टू, अगर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाए इन सेकेंड कंपनी, अगर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाए इन द सेकेंड कंपनी, अगर सेकेंड कंपनी में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाए तो अलाउ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, आप एक कंपनी में एमडी हैं, अब आप मैनेजर बनने जा रहे हैं। दोबारा बोलता हूं,
एक में एमडी है, दूसरे में अब आप मैनेजर बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? मैनेजर। क्या ये अलाउ है या डिसअलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं है, क्योंकि आप एक में एमडी हैं, दूसरे में एमडी बन सकते हैं। एक में मैनेजर हैं, दूसरे में एमडी बन सकते हैं, बट आप दूसरी में मैनेजर नहीं बन सकते। एमडी बनना अलाउ है, मैनेजर नहीं बन सकते, नॉट अलाउड। नेक्स्ट, एक में मैनेजर हैं, दूसरी में एमडी बनने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। ये भी पहले पॉइंट में कवर हो गया। दूसरा पॉइंट साथ में मिलाओ, सब्जेक्ट टू यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन इन सेकेंड कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, फिर कहता है सबसेक्शन 4, कहता है इन एनी ऑफिस ऑफ द केएमपी इज वेकेटेड, इफ एनी ऑफिस ऑफ केएमपी इज वेकेटेड रिजल्टिंग वैकेंसी फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग विद इन 6 months। वुमेन डायरेक्टर वगैरह से कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि रिजल्टिंग वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 6 month फिल्ड करेगा, वहां पे 3 month का पीरियड था। अच्छा, सेकेंड पॉइंट का लॉजिक, वो कहते हैं लॉजिक क्या है इसका? देखो, लॉजिक बड़ा सीधा सा है। आप मैनेजर दूसरी कंपनी में बनने जा रहे हो, तो इसका मतलब है भाई वहां की 100% आप पावर्स अपने पास रखने जा रहे हो, तो कंसंट्रेशन लूज होगा कि नहीं? लूज होगा। तो इसलिए एक में एमडी, दूसरे में आप मैनेजर नहीं बनने देंगे। हाँ, आप एक में मैनेजर हो, आप एक में एग्जिस्टिंग में मैनेजर हो, दूसरे में एमडी बनना चाह रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एमडी के रूप में आपके पास केवल एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट हो सकता है, तो इसलिए आपकी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर थोड़ी सी और लेने जा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कम है या बहुत ज्यादा, परंतु प्रपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 100% आपको मिलनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुझे दिक्कत है, वो मुझे दिक्कत है। क्योंकि एग्जिस्टिंग में अगर आप मैनेजर हो, आप लोड संभाल रहे हो और फिर थोड़ा सा और लोड लेना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जिस्टिंग में आप एमडी या मैनेजर हो और फिर प्रपोज में आप मैनेजर बनना चाह रहे हो, वो दिक्कत है, वो एग्जिस्टिंग कंपनी को खराब करेगा, तो इसलिए हम वो अलाउ नहीं कर सकते हैं। चले, होल टाइम केएमपी और केएमपी में कोई फर्क नहीं है बेटा, केएमपी जब भी होगा होल टाइम होगा, सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। चले, फिर सबसेक्शन 203 सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 शेल नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, फिर ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी है जी। तो ये था जी हमारा सेक्शन 203 पूरे का पूरा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो कल स्पेशल क्लास होगी उसी के अंदर ही करेंगे। फिलहाल अगला सेक्शन है सेक्शन 204, जिसका नाम है सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या नाम है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। पढ़ लो जी, सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या है? पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनानिमस रेजोल्यूशन जो कंपनी अपॉइंट कर रही है उसमें चाहिए। चले, सेक्रेटेरियल ऑडिट मतलब जिस तरीके से आप करते हो, आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, आप जो हो फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, और जो ऐसे हमारे सीएस भाई होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं। ऐसे हमारे सीएमए भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कॉस्ट ऑडिट करते हैं। तो जब सेक्रेटेरियल ऑडिट की कहता हूं मैं बात कहता हूं, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की जरूरत हर कंपनी में नहीं है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट तो हर कंपनी में होता है। अभी नाफरा से जंग चली थी, देखा होगा, तीसरा विश्व युद्ध हुआ था नाफरा के साथ आईसीआई का, कि नाफरा ने कहा था नहीं नहीं कुछ कंपनियों में करो, आईसीआई ने कहा था बाहर निकलो सभी की सभी सी, ये निकल गए थे सबके सब बाहर। तो नाफरा अभी दबा पड़ा ना कानून को लेकर, अभी दब गया है। सेक्रेटेरियल ऑडिट के साथ ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों में चाहिए, ये कुछ गिनी चुनी कंपनियों में चाहिए। किन में चाहिए देखिएगा? एवरी लिस्टेड कंपनी में चाहिए। और पेडअप कैपिटल, जिनकी पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, वहां ऑडिट चाहिए। अच्छा, सीएस की रिक्वायरमेंट कब है? जब आपकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सीएस चाहिए।
ये कहां लिखा हुआ था कि आपको तब सीएस चाहिए? अरे बताओ, कमाल कर दी। ये रहा, देखो ना, सर्टेन कंपनीज शेल हैव द होल टाइम केएमपी। होल टाइम केएमपी में सीएस भी आता है, द आंसर इज यस आता है। लिस्टेड कंपनीज में यानी कि सीएस चाहिए ही चाहिए होगा, और पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है उनमें भी चाहिए होगा। अब प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी में भी चाहिए? तो वो फर्स्ट प्रोवाइजो ने बता दिया। फर्स्ट प्रोवाइजो ने क्या बताया, याद करो याद करो। हाँ जी, ये प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या बता दिया कि प्राइवेट कंपनियां भी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होगी वहां पे भी सीएस चाहिए प्राइवेट कंपनी में। यस, तो सीएस होना एक बात है और ऑडिट होना दूसरी बात है। सीएस होगा जब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होगी, परंतु ऑडिट कब होगा? ऑडिट तब होगा जब या तो आप कौन हैं, या तो आप हैं लिस्टेड कंपनी या फिर वो पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा है, तब ऑडिट चाहिए होगा। ओके, यानी कि अगर मैं बात करूं ये तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सीएस कब है? एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग paid up capital of more than or equal to 10 crores